हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। इस सेशन में अगेन हम दो मेजर टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। यह जो हमारा सेशन होता है टॉपिक ऑफ द डे सेशन है, जिसमें हम अगेन करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं आपके लिए, उसे हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ पॉलिटिकल सिस्टम। नो बार ऑन कंटेस्टिंग 2 सीट्स। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन को खारिज कर दिया है। वह पिटीशन डाला गया था कि इस पिटीशन में जो सेक्शन 33 है ऑफ आरपीए एक्ट, सेक्शन 33 क्लॉज 7 आरपीए एक्ट, जो यह अलाउ करता है कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है इन वन टाइम। इसी के लिए यह प्ली फाइल किया गया था, यह पिटीशन फाइल किया गया था कि इसे रोका जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह जो आरपीए जो सेक्शन है 33 क्लॉज 7 आरपीए एक्ट का, वह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखता है। यह कैंडिडेट के ऊपर है कि वो कितने कंस्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, जो कि अलाउ किया जाता है इस आरपीए एक्ट में, और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर हम बात करें कि आखिर इसमें क्या प्रोविजंस है कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम कितने कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है इन वन टाइम, तो इस आरपीए एक्ट में प्रावधान है कि वन टाइम में एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। तो आप इसमें अगर हम बात करें प्रोविजंस की, तो इसका जो सेक्शन 33 क्लॉज 7 है, वो अलाउ करता है कि वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी। 1996 तक ये सिचुएशन था कि 1996 तक उससे अधिक, मतलब 2 से भी अधिक कंस्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता था। मतलब एक ही टाइम में वो मोर देन 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता था। बट आफ्टर 1996 जब आरपीए एक्ट में अमेंडमेंट होता है, तो इसका लिमिट का जो है वह 2 पे कर दिया जाता है कि मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन एक कैंडिडेट वन टाइम में लड़ सकता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। तो इसके कारण बहुत सारे इश्यूज जो है इमर्ज हो रहे थे। पहला इश्यूज है कि वेस्ट ऑफ रिसोर्स एंड मनी, कि अगर एक कैंडिडेट सपोज कर लीजिए कि एक ही टाइम में दोनों कंस्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है और दोनों जगह से वो जीत जाता है, तो वहां से जीतने के बाद किसी एक कंस्टिट्यूएंसी को ही उसे इलेक्ट करना पड़ता है, तो दूसरे कंस्टिट्यूएंसी के लिए बाई इलेक्शन करवाना पड़ता था, जिससे वेस्ट ऑफ रिसोर्स और मनी माना जाता था। और ये एक पैराडॉक्सियल प्रोविजंस भी है। आरपीए एक्ट का सेक्शन 70 खुद कहता है कि एक कैंडिडेट एक ही कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकता है आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, और वहीं सेक्शन 33 क्लॉज 7 कहता है कि एक कैंडिडेट 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये एक कंफ्लिक्टिंग प्रोविजंस है आरपीए एक्ट में। 70 कहता है बार्स द कैंडिडेट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग 2 कंस्टिट्यूएंसी इन लोकसभा और स्टेट असेंबली। तो आखिर बिन हो जाएगा, कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है और जब वो एक ही कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो फिर उसे 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है? तो वो वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होंगे, मनी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। दैट्स वाई यह पैराडॉक्सियल प्रोविजन है जो कि खुद आरपीए एक्ट में मेंशन्ड है। और भी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम है। वोटर्स कंफ्यूजन होते हैं, अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, कि जो हमारा प्रिंसिपल है फ्री एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन का, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। आखिर जब डेमोक्रेसी में 1 पर्सन 1 वोट है, तो 1 कैंडिडेट 1 कंस्टिट्यूएंसी क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि जब एक आदमी का वोट का जो वैल्यू है वह 1 है, तो एक कैंडिडेट एक ही कंस्टिट्यूएंसी लड़ सकता है, 2 कंस्टिट्यूएंसी से कैसे लड़ सकता है? तो ये जो हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसके भी नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। अब बात करते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें क्या मैंडेट है। तो नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस जो कॉन्सेप्ट है कि एक कैंडिडेट 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, उसे रोकने की बात की है, उसे खत्म करने की बात की है। और नंबर ऑफ टाइम्स, चाहे वो 2004, 2010, 2016, 2018, इन सब ईयर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैंडेट दिया, रिकमेंड किया कि इस सिस्टम को एबोलिश किया जाए, बट उसके रिकमेंडेशंस को फॉलो अप नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन ने एक सिस्टम भी डिवाइस किया कि अगर सपोज कि अगर ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट
दो कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं एंड आफ्टर दैट अगर वह दोनों जगह से जीत जाता है और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बाई इलेक्शन करवाना पड़ता है, तो उस बाई इलेक्शन का जो खर्च है वह कैंडिडेट को ही वो उठाना पड़ेगा, उसे वो पे करना पड़ेगा उस इलेक्शन का जो भी एक्सपेंडिचर होगा। और इसके लिए उन्होंने अलग प्रोविजन भी दिए कि विधानसभा का अगर इलेक्शन में होता है और विधानसभा के इलेक्शन में अगर कोई कैंडिडेट दो कंस्टिट्यूएंसी से जीत जाता है तो उसमें केस में है कि 5 लाख रुपए उसे पे करना पड़ेगा फॉर द बाई इलेक्शन, और अगर लोकसभा में है वह 10 लाख है। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था रिगार्डिंग द कंटेस्टिंग फ्रॉम 2 कंस्टिट्यूएंसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। रिसेंटली आपने सुना होगा जो हिंडेनबर्ग है उसने अडानी ग्रुप पे बहुत सारे क्लेम लगाए हैं, तो इसी से यह रिलेटेड न्यूज है कि रिसेंटली अडानी इंटरप्राइजेज ने अपना 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है उसे कैंसिल कर दिया है। 20,000 करोड़ का कारण यह है कि अडानी ग्रुप का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी ज्यादा डिटोरिएट कर दिया, तो जो उसके शेयर्स है शेयर मार्केट में वो काफी ज्यादा उसकी वैल्यू डाउन हो गई थी, इसीलिए उन्होंने 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है उसे कैंसिल कर दिया है। अब बात आता है कि आखिर यह फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता क्या है। जैसा आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सुना होगा, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग भी लगभग वही है। इसमें भी जो कंपनी होती है वह शेयर को इशू करती है टू द इन्वेस्टर्स, ताकि मैक्सिमम वह जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे शेयर को इशू किया जाता है कि ताकि मैक्सिमम कैपिटल गेन वो कर सके। तो बेसिकली फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इज द इशुएंस ऑफ शेयर्स टू इन्वेस्टर्स बाय ए कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है सेकेंडरी ऑफरिंग्स। इसे इसका दूसरा भी नाम है सेकेंडरी ऑफरिंग्स, क्योंकि इनिशियल जो आईपीओ होता है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है, दैट्स व्हाई इसे सेकेंडरी ऑफरिंग इसका नाम दिया जाता है। यह मेनली इशू किया जाता है टू रेज द मनी और कैपिटल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। एफपीओ को इशू करके जो इन्वेस्टर से उस कंपनी को पैसा आएगा उसे वह अपने कैपिटल रेज करने में, कैपिटल गेन में उसे यूज कर सके, इसीलिए एफपीओ को इशू किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ अगर हम एफपीओ की बात करें तो मेनली इसके दो टाइप्स है, डाइल्यूटिव एंड नॉन डाइल्यूटिव। दिस डाइल्यूटिव एफपीओ is the process where company issues additional fresh shares to the public to raise capitals। जो ऑलरेडी वो शेयर इशू कर चुका हो उसके अलावा भी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, तो वह एडिशनल जब शेयर इशू करता है मार्केट में, इन द स्टॉक मार्केट, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटिव एफपीओ। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द कंपनी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर एंड डिक्रीजिंग द अर्निंग पर शेयर। लेकिन इसके कारण ये होता है कंपनी को एक लॉस ये होता है कि जो पर शेयर अर्निंग है कंपनी का वह लो हो जाता है। एडिशनल है क्योंकि यह जो आपने इशू किया था शेयर, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा शेयर इशू किया है, तो उस पे जो अर्निंग है कंपनी की वह लो हो जाती है। नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ में क्या होता है, इज अ व्हेन कंपनीज लार्जेस्ट शेयर होल्डर सच एज द फाउंडर और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफर द शेयर्स दे होल्ड प्राइवेटली टू द जनरल पब्लिक। इसमें कंपनी अपना शेयर इशू नहीं करती है, उस कंपनी का जो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर होगा, जो उसका चेयरमैन होगा, वो हो सकता है उसका डायरेक्टर हो, वो अपना शेयर जब बेचता है उसे हम बोलते हैं नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। अनलाइक ए डाइल्यूटेड आईपीओ दिस मेथड डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द कंपनीज नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि कंपनी को उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है। एक पर्सन जो कि उसका चेयरमैन या सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसके शेयर में उतार चढ़ाव हो रहा है, या तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है। कंपनी का शेयर का इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें एफपीओ वर्सेस आईपीओ, आखिर दोनों में क्या अंतर है, तो आईपीओ इज द फर्स्ट इशुएंस ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी व्हाइल एंड एफपीओ इज द इशुएंस ऑफ शेयर बाय ए कंपनी सो दे कैन रेज एडिशनल कैपिटल आफ्टर इट्स आईपीओ। कि अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी आईपीओ ऑफर कर चुकी है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफर कर चुकी है, इशू कर चुकी है, उसके बाद भी अगर उसे लगता है कि उसे एडिशनल शेयर्स की जरूरत है, उसे कैपिटल की जरूरत है, तो जब एडिशनल शेयर इशू करती है आफ्टर आईपीओ, दैट इज कॉल्ड एफपीओ। तो एफपीओ का मेन मकसद क्या होता है कि एडिशनल हम गेन करें, कैपिटल गेन आफ्टर आईपीओ।
तो याद रखिएगा आईपीओ के बाद ही एफपीओ को इशू किया जाता है टू रेज मोर कैपिटल। प्राइसेस कह सकते हैं आप, इन एन आईपीओ द प्राइस इज आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल एज ए रेंज, while in an FPO the price is dependent upon the number of shares as they increase or decrease and is the market driven। जो आईपीओ होता है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, उसमें जो प्राइस होते हैं उसके पर शेयर का वो प्राइस फिक्स्ड होता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन एफपीओ का जो प्राइस निर्भर करता है वह उसके नंबर ऑफ शेयर्स पे करता है और मार्केट के सिचुएशन पे करता है कि आखिर मार्केट का सिचुएशन कैसा है, उस पे एफपीओ का प्राइस निर्भर करेगा। अब बात करते हैं कौन इशू कैसे, प्रोसेस क्या है इशुएंस का। द प्रोसेस फॉर कैरिंग आउट एन एफपीओ इज सिमिलर टू दैट ऑफ आईपीओ, हाउएवर एफपीओ प्रोसेस इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन कंपेयर टू आईपीओ। लगभग प्रोसेस सेम है, लेकिन बस अंतर यही है कि पहले आईपीओ इशू होता है, देन आफ्टर एफपीओ इशू होता है, लेकिन एफपीओ जो है वो मोर कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू आईपीओ। अब बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या है। Compared to FPO, the risk factor involved while investing in an IPO are far higher। FPO के मुकाबले में जब हम IPO की बात करें तो उसका IPO में रिस्क फैक्टर अधिक है, क्योंकि FPO में एडिशनल ही शेयर है ना, बहुत ज्यादा मैक्सिमम शेयर है नहीं, तो इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू IPO। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में, तो ये था आपका FPO जो न्यूज में आया था ड्यू टू अडानी इंटरप्राइजेज, जिसने रिसेंटली में 20,000 करोड़ का एफपीओ को कैंसल किया है। और ये अंतर था, आपका डिफरेंस था बिटवीन एफपीओ एंड आईपीओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।